हमारे साथ हैं संजय सिंह, जो राज्यसभा सदस्य हैं और आपके वरिष्ठ नेता हैं। संजय जी, एक बार आपने अभी यात्रा निकाली थी, फिर से एक कार्यक्रम बन रहा है, क्या है पहले उसकी रूपरेखा बता देंगे? देखिए, 16 से 20 मई तक मेरठ से गाजियाबाद की पदयात्रा है। इसके पहले 4 चरणों की पदयात्रा मैं कर चुका हूं। सरयू से संगम, उसके बाद रामपुर से अमरोहा, उसके बाद मिर्जापुर से काशी सारनाथ, उसके बाद आगरा से मथुरा, और अब ये मेरठ से गाजियाबाद की पदयात्रा है। सवाल हमारा वही है जो बाकी पदयात्राओं में हमने उठाया, रोजगार का सवाल और सामाजिक न्याय का सवाल। उत्तर प्रदेश की जनता को अगर ये लगता है कि रोजगार उनके लिए मुद्दा है, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, रेडी वालों के लिए, आशा बहुओं के लिए, शिक्षा मित्रों के लिए, तो उन सब से मेरी अपील है कि इस पदयात्रा का आप हिस्सा बनिए और अपनी आवाज को मजबूत कीजिए, क्योंकि रोजगार ही नहीं होगा तो जीवन ही नहीं चल पाएगा। दूसरा है सामाजिक न्याय। हर व्यक्ति को सम्मान की जिंदगी चाहिए, और ये हमारा भारत का जो संविधान है वो सम्मान की जिंदगी की गारंटी देता है हमको। आज सम्मान की जिंदगी कहाँ है, जब पासी समाज के एक बुजुर्ग को मंदिर की सीढ़ियों पे पेशाब पिलवाया जाता है, किसी दलित को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता है, कहीं हम देखते हैं सरकारी नौकरियों में हेरा फेरी होती है, तो और कहीं हम देखते हैं कि कोई मुसलमान है उसकी लिंचिंग कर दी, कहीं चर्च के ऊपर जाके हमला कर दिया। ऐसे थोड़ी हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, ना उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा। तो इसलिए सामाजिक न्याय भी हमारा एक बड़ा मुद्दा है कि लोगों के साथ हमारे संविधान में दी गई गारंटी के मुताबिक न्याय होना चाहिए। आप यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, वहाँ बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद वहाँ के हालात देखिए, किस प्रकार के हालात हैं वहाँ। इसी पे ही तो सरकार बनाई उन्होंने कि वहाँ पर गुंडागर्दी हो रही थी। लोगों के दुकान, हाँ, तो वही गुंडागर्दी वो खुद कर रहे हैं। अगर उनका मुद्दा गुंडागर्दी था तो उनको तो आने के बाद तुरंत शांति की स्थापना करनी चाहिए थी। इसका मतलब गुंडागर्दी का आरोप आपका झूठा था और आप गुंडागर्दी करने के लिए ही आए हैं, क्योंकि दुकानें वहां जलाई जा रही हैं। अभी आप देखिए, 60 दुकानें वहां जला दी गई, जिसमें हिंदू मुसलमान सबकी दुकानें जलाई गई। तो इसलिए, और टारगेट कर करके टीएमसी के दफ्तर तोड़ रहे हैं आप, टीएमसी के नेताओं को मार पीट रहे हैं। 150 प्रत्याशियों के ऊपर अब तक हमला हो चुका है जो टीएमसी के प्रत्याशी थे। तो इसलिए मुझे लगता है कि सरकार क्यों चाहिए लोगों को? अगर इसीलिए चाहिए जो बंगाल में हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी मुबारक हो सबको। और अगर शिक्षा, स्वास्थ्य, अपने विकास के लिए चाहिए वास्तव में, फिर तो कुछ लोगों को सोचना पड़ेगा, वरना तो ये नफरत का अंत कुछ है ही नहीं है। आप इसका विस्तार करते जाइए राज्य दर राज्य। तो सोचते सोचते तो राज्यसभा के आपके सदस्य भी चले गए। हाँ, चले गए, और मैं तो कह रहा हूं कि आगे भी हमारे लिए खतरा है। रोज ऐसे दबाव बनाएंगे, हर आदमी दबाव नहीं झेल पाता, नहीं झेल पाए जो चले गए वो। तो आप अशोक मित्तल जी के ऊपर जब ईडी का छापा मारा इन्होंने, तो इन्होंने कहा साहब बड़ा भ्रष्टाचारी हैं, बड़ा गलत किया है इन्होंने। अब उनकी पार्टी में शामिल हो गए, अच्छे हो गए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर सच्चे हिंदू हैं तो प्रभु श्री राम के मंदिर में आके गीता पे हाथ रख के शपथ लें कि जिसके ऊपर वो ईडी सीबीआई से जांच कराएंगे, जिसके ऊपर वो भ्रष्टाचार का आरोप लगाएंगे, उसको अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। क्योंकि देश में आप यही देख रहे हैं, कहीं शुभेंदु अधिकारी पे आपने आरोप लगाया था, आज आपके मुख्यमंत्री हैं। हेमंत विश्व शर्मा पे आपने आरोप लगाया था, उनके खिलाफ जांच चल रही थी, आज वो आपके मुख्यमंत्री हैं। यही काम पूरे देश में। राजकुमार आनंद हमारे कैबिनेट मंत्री थे, उन पे ईडी का छापा मारा, फिर उनकी पार्टी में चले गए। कैलाश गहलोत पे छापा मारा, पार्टी में चले गए। तो ये तो ऐसे वक्त में हिम्मत दिखाने की जरूरत है। नहीं तो बीजेपी तो केजरीवाल साहब पे भी इन्होंने कार्रवाई की, मनीष सिसोदिया पे भी की, सत्येंद्र जैन पे भी की, मुझ पे भी की। तो हम लोग नहीं दबे, नहीं झुके। आप पोस्टर वोस्टर भी लगा देते हैं घर के बाहर कि आ ही जाओ। हाँ, हम तो लगा देते हैं, हम तो लगा देते हैं, पोस्टर लगा देते हैं। देखिए, जब गुंडों की फौज से आपको लड़ना है तो आपको यह तय करना है कि गुंडों के आगे झुकना है कि गुंडों से लड़ना है। तो हमने तय कर लिया है कि इन गुंडों से हमें लड़ना है, तो हम लड़ रहे हैं। अच्छा, तो बीजेपी ये सुपारी किलर है ईडी वाले।
तो ये हाँ, जो सुपारी इनको मोदी अमित शाह देते हैं उसके हिसाब से जाके राज्य दर राज्य राजनीतिक हत्या करते हैं लोगों की। हमारी भी राजनीतिक हत्या करने का इन्होंने प्रयास दिल्ली में खूब किया और काफी हद तक सफल भी हुए। नहीं तो बीजेपी तो कहती है कि भ्रष्टाचार का जो आप आरोप लगा रहे हैं, आपने अभी असम की बात करी, बंगाल की बात की, वो कहते हैं कि जनता वोट दे रही है, नेता तो वो जीत के ही आ रहे हैं। भाई ऐसा है कि आप क्यों खड़े हो रहे हैं उनके साथ? आप क्यों संरक्षण दे रहे हैं? आप क्यों उनको पैसा दे रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए? आप उनको अपनी पार्टी में क्यों शामिल कर रहे हैं? आप उनको हर तरीके से संरक्षण दे रहे हैं ना, तब वो चुनाव जीत रहे हैं ना। ये क्या बात हुई? दाऊद इब्राहिम चुनाव जीत जाएगा तो वो बहुत अच्छा आदमी है, ये तो एक अलग बात हो गई। फिर तो मोदी जी को कहना चाहिए कि दाऊद इब्राहिम बहुत अच्छा आदमी है। ओसामा बिन लादेन अब नहीं है दुनिया में, वरना बीजेपी वाले ओसामा बिन लादेन को कहीं से चुनाव लड़ा के जिता देते और कहते देखो ओसामा बिन लादेन को वोट तो दे दिया जनता ने। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस प्रकार की बेतुकी बातें करके बीजेपी अपने आप को खुद से एक्सपोज करती है और कुछ नहीं। लेकिन पंजाब में भी धमाके भी हुए हैं और अगला चुनाव भी, जो बड़ा चुनाव है, वो पंजाब उत्तर प्रदेश ही है। देखिए, आप पुलवामा का धमाका भूल गए जिसमें हमारे 42 जवान शहीद हुए। मैं कह रहा हूं पुलवामा में 350 किलो आरडीएक्स कहां से आई ये पता चला? आज तक नहीं पता चला। पहलगाम में 3 आतंकवादी कैसे घुस के आ गए 200 किलोमीटर अंदर, और कैसे उन्होंने हमारे बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़ दिए, पता चला? नहीं पता चला। आईएसआई को इन्होंने पठानकोट में, तब मैं इंचार्ज था आम आदमी पार्टी पंजाब का, पठानकोट में आईएसआई को बुलाकर जांच कराया नरेंद्र मोदी ने हमारे जवानों की शहादत का। क्या बात करेंगे लोग देशभक्ति की? आईएसआई जो सबसे खूंखार संगठन है, आतंकवाद को पूरी दुनिया में बढ़ावा देता है, हिंदुस्तान में अलग अलग आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने का उसका रिकॉर्ड रहा है, उस आईएसआई को नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान बुलाया। तो कैसे पंजाब राष्ट्रभक्त बने हुए हैं। तो चुनाव में किस तरीके से लड़ेगी आम आदमी पार्टी? क्योंकि मजबूती से पंजाब में तो आपकी खुद की सरकार है। देखिए पंजाब लड़ने के मामले में बहुत शक्तिशाली। अभी तो सांसद, ज्यादातर सांसद भी चले गए हैं, अब 1 साल के बचा भी नहीं है चुनाव का। तो ठीक है, वो तो लड़ाई होगी ना। मैं तो कह रहा हूँ पंजाब तो वही राज्य है जो 1 साल तक सड़कों पे वहां के किसान बैठा रहा, मोदी जी को झुकना पड़ा। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी किसान बैठे रहे, झुकाया मोदी जी को। तो ठीक है, लड़ने आ रहे हैं, अच्छी बात है। जितनी तानाशाही करनी है करें, हम लोग लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में संघर्ष आप करते हैं, धरना प्रदर्शन भी आपका संगठन करता रहता है। यूपी के लिए क्या रणनीति है? क्योंकि साथ ही साथ दोनों जगह चुनाव होगा। यूपी जो है वो अभी यहाँ पर भी एसआईआर का खेल और बाकी सारे खेल होंगे, और उसके लिए हम लोगों को तैयार रहना चाहिए। तो जम के मुकाबला करेंगे, यूपी की जनता को भी तैयार करेंगे। तो एसआईआर आप लोग आरोप लगाते हैं, कोर्ट का रास्ता भी तो है। कोर्ट क्यों, मतलब अगर आपको लगता है गलत कर रहा है चुनाव, अभी आपने कोर्ट का रास्ता देखा तो 27 लाख वोट बंगाल में एक ऐसी कैटेगरी में काट दिया गया जो कि आपने सुना ही नहीं होगा। तार्किक विसंगति, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, सुना है आपने कभी? काट दिया ना हम। तो इसलिए मुझे लगता है कि लड़ाई कठिन है, आसान नहीं है, लेकिन लड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। कोई रास्ता नहीं। तो आपने सुना संजय सिंह जी को, जिनका मानना है कि लड़ाई कठिन है और तार्किक विसंगति के साथ उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी ये चुनाव मैदान में जल्दी उतरेंगे।